नमस्ते हमारे भारत देश के रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, प्यारे दोस्त। एक और तहलका रेलवे ग्रुप डी 2025 का पेपर जिन बच्चों को देना है उनके जीवन में यही चीज चाहिए थी ना आपको। प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी 2025 का पेपर होने वाला है 2026 में, जिसमें पूछे जाएंगे गणित के 25 सवाल। और हमको पहले से पता है कि ये कौन से सवाल आएंगे, तो क्यों ना उसको आपको पहले से लीक करके बता दिया जाए। हम अपने अनुभव का जो है फायदा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मैं शायद इकलौता टीचर हूं जिसने रेलवे के हर एक एक सवाल को, एक एक शिफ्ट को, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से इन दोनों हाथों से सॉल्व कर रखा है, क्योंकि हम हर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस कराते हैं मेरे भाई। और आपको पता है कि जब भी कोई एग्जाम होने वाला होता है उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम पेपर सॉल्व कराता हूं जिससे डायरेक्टली पेपर में सवाल फंसते हैं, और ये सबूत भी आप लोगों ने देखा है। तो प्यारे भाई, आज से शुरुआत करने वाले हैं प्रभु हरि का नाम लेके रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए एग्जाम पेपर की सीरीज, जिसमें मैं आपको 10 एग्जाम पेपर कराऊंगा, बिल्कुल रियल प्रैक्टिस सेट। जैसा पेपर में 25 सवाल आएंगे, पेपर में 25 सवाल चैप्टर वाइज या टाइप वाइज तो आएंगे नहीं, मिक्स्ड आएंगे मेरे भाई। तो वो प्रैक्टिस भी तो आपको करनी चाहिए, यानी कि 10 एग्जाम पेपर में आपके पास हो जाएंगे 250 सवाल, उससे बतेरे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तब गणित की असली भौकाली प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली शाम को एक एग्जाम पेपर अपलोड होगा मेरे भाई, ये रिकॉर्डेड ही रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना जी। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, 3 ही तो विषय है, साइंस है, रीजनिंग है और है मैथ। पूरा साइंस राधिका मैम फ्री पढ़ा रही, जिसमें बायोलॉजी खत्म होने वाली है। अब विक्रमजीत सर हमारे साथ जुड़े, वो पूरा संपूर्ण रीजनिंग 21 दिन 21 मैराथन संपूर्ण रीजनिंग बैच फ्री आपको पढ़ाने वाले, श्री चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। ये क्लास होगी 11 बजे, और मैं भी प्यारे दोस्तों सुबह 9 बजे लाइव आके आपको पूरा मैथ संपूर्ण बैच पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज, फ्री में मेरे भाई, ठीक है ना बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा कुछ आपका बेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ यहां से हो जाएगा। और जो बच्चे देखिए, केवल पढ़ो मत, प्रैक्टिस भी करो। ये हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, यहाँ पे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा प्यारे बच्चों। अब आपको रेलवे ग्रुप डी का पेपर देना है, पेपर ऑफलाइन तो होगा नहीं, पेपर तो ऑनलाइन होना है। तो यहां आप देखो रेलवे ग्रुप डी के ये प्रीवियस ईयर के 95 टेस्ट फ्री डले हुए हैं। 2024 का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसकी 75 शिफ्ट हमने डाल दिए, लिखा हुआ है सब फ्री। तो भैया यहां से आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो, आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है इस एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये काम तो हर बच्चे को करना ही चाहिए। आप यहां पे जाइएगा, ये प्लेलिस्ट देख रही है आपको, यहां पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी ये वाली, रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इस साल रेलवे ने जितने भी पेपर कराए, हर एग्जाम के बेहतरीन सवालों का सॉल्यूशन कराया मैंने। ये देखिए प्यारे बच्चों, आप रेलवे ग्रुप डी का भी होगा इसमें, रेलवे ग्रुप डी 2025 के बेस्ट 360 सवाल, और इसमें कितने सवाल आपको डायरेक्ट दोबारा देखने को मिल जाएंगे हैं। ये आप जरूर करके जाएंगे कि ये कहीं आपको और मिलने वाला नहीं है। पूरे यूट्यूब पे आप खाक छान लीजिए प्यारे बच्चों, ये जितने भी पेपर हुए सब रेलवे के लेटेस्ट है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम तो ग्रुप डी वाले, हम काय को एनटीपीसी के सवाल लगाएं, हम काय को टेक्नीशियन के सवाल लगाएं। बेटा एग्जाम का नाम अलग अलग है, अंदर मैथ और रीजनिंग पूरा सेम मिलता है। ये हर एग्जाम के जो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा कि सारे करो, पर ये तो आपको करके जाने चाहिए ना। तो ये सीरियस बच्चे तो सब देख चुके हैं, आप भी देख लीजिए वरना पछताओगे बाद में, ठीक है ना। इससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला, इसी में से रिपीट होना है सब कुछ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज से शुरू कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम पेपर। चलिए, पहला सवाल आपके सामने खुलता है, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि हर कमजोर बच्चे को भी आसानी से समझ आ जाए, ठीक है ना बच्चे। बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड, और ज्यादातर क्वेश्चन रेलवे के ही पूछे गए प्रीवियस ईयर है। नए सवाल तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही बालक पूरे नहीं लगा पाता है ना। चलो ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों। देखिए एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का लग रहा है, कुछ कैलकुलेशन दिख रही है, लेकिन ये सवाल एक्चुअली अलजेब्रा का है। क्या दिख रहा है ऊपर आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैं आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट लिखता हूं, आगे कोई सवाल आए तो आप तुरंत उड़ा पाओगे।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप इसको अगर डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो प्यारे बालक डिवाइड करने पर क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। बस यहां ए की जगह क्या लिख दिया है 2.3, बी की जगह 1.5, सी की जगह 1.2, यही है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो डिवाइड करने पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, 2.3 प्लस 1.5 प्लस 1.2, यानी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 3.5 प्लस 1.5 यानी कि 5 इसका आंसर है। ठीक है ना, लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है ये। बताओ, एक समबहुभुज के आंतरिक कोण का माप 162 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक रेगुलर पॉलीगन का आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल जो है वो 162 डिग्री है, पूछा उसमें भुजाएं कितनी है। देखिए आंतरिक कोण दिया हुआ है तो आप बाह्य कोण निकालिए। बाह्य कोण क्या होगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री बनना चाहिए। अगर ये 162 डिग्री है आंतरिक कोण, तो बाह्य कोण क्या होगा, 180 में से 162 माइनस कर देंगे, यानी कि 18 डिग्री आ जाएगा बाह्य कोण। सही है। अब भुजाओं की संख्या क्या होगी, रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या होती है 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल। यहां पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 18, तो 360 बटे 18 आ जाएगा आपका 20 साइड है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है जी। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 48 है, तो इसका मान बताइए। 2x माइनस 1 बटे 2x प्लस 3, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको दे रखी है, सॉल्व करो प्यारे बच्चों। भाई एक तो रास्ता है कि आप बेसिक से सॉल्व करें, इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी हाल फिलहाल रेलवे में बनाए, सबको सॉल्व करने का तरीका यही है कि बराबर क्या आना चाहिए 48। 48 कोई दशमलव में या रूट में या फ्रैक्शन में तो नहीं है, पूर्णांक है, तो ये बराबर 48 तभी आएगा जब ये भी पूर्णांक हो और ये भी पूर्णांक हो प्यारे बच्चों, है ना, घटा के आसानी से आ जाए। अब 4 की पावर x जो होगा 48 से बड़ा होगा, तभी तो घटा के 48 आ पाएगा। अब बताओ 4 का वर्ग 16 है, 4 का क्यूब होता है 64, है ना, 4 का क्यूब 64 होता है। x का मान ऐसा नहीं बहुत बड़ा आएगा, छोटा ही होगा। अगर मान लीजिए मैं x का मान 3 लेता हूं, क्योंकि 2 तो ले ही नहीं सकता ना, नेगेटिव हो जाएगा। x का मान 3 लेता हूं तो 4 की पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब क्या होगा 64। x का मान 3 लेता हूं तो 3 माइनस 1 2, 4 की पावर 2 कितना हो गया 16, तो 64 माइनस 16 48 सेटिस्फाई कर गया, है ना, क्योंकि 4 की पावर x का मान 48 से बड़ा लेना था, तभी इसमें से घटा के क्या आ पाएगा 48। तो सीधा मैंने x की जगह 3 रख के देखा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ मेहनत की जरूरत ही नहीं, फ्री के नंबर है। x 3 आ गए, यहां रख देंगे, 2 तिया 6 माइनस 1 5 है भाई, और 2 तिया 6, 6 प्लस 3 9, यानी कि 5 बटे 9, पहला ऑप्शन। ठीक है। एक समचतुर्भुज के डायगोनल विकर्ण का रेशियो 3:4 है, प्रत्येक भुजा रोम्बस की 12.5 यूनिट है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12.5 है, छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो समचतुर्भुज का पूरा कॉन्सेप्ट जानो मेरे भाई, ये समचतुर्भुज होता है ना, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, लेकिन चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी बराबर होगी। ठीक है ना, ये रोम्बस कहलाता समचतुर्भुज। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रोम्बस के आप दोनों विकर्ण खींचते हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं और आधा आधा करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्णों का रेशियो 3:4 है ना, विकर्णों की लंबाई का 3:4 का अगर मैं दुगुना कर दूं तो 6:8, एक ही बात हुई ना, है ना बच्चों। मैंने 2 से गुणा क्यों कर दी, आधा करने में आसानी होगी ना। मान लो जैसे विकर्ण 6 है तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा भाई, ये 3 दूसरा विकर्ण 8 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा, ये 4 तो आप जानते हैं कि भाई ये 3 है 4 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा, ये 5, 3 4 5 ट्रिपलेट। अब यहां समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है 12.5 यूनिट, यानी कि 5 की वैल्यू है 12.5 इकाई, कितने गुना 5 का 2.5 गुना, है ना, 5 गुणा 2.5 12.5 होता है, खत्म। छोटे विकर्ण की लंबाई, छोटे विकर्ण की लंबाई, छोटा विकर्ण कितना है पूरा 3 और 3 6 यूनिट,
6 यूनिट है ना, तो छोटे विकर्ण 6 यूनिट की लंबाई भी क्या होगी 6 का 2.5 गुना, तो 6 का 2.5 गुना आ जाएगा 15 यूनिट, 15 इकाई। डी ऑप्शन है ना, कोई एक्स नहीं मानना होता है ऐसे सवाल में, रेशियो दिया है तो रेशियो में ही कैलकुलेशन हो जाती है, समझे प्यारे बच्चों। ये तरीके। पांचवा सवाल, एक टैंक को 2 पाइप ए और बी द्वारा भरा जाता है, एक तीसरे पाइप सी द्वारा खाली किया जाता है। 2 ए और बी भरने वाले, सी खाली करने वाला है। पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भरता है, पाइप बी टैंक को 15 घंटे में भरता है, पाइप सी उसे 20 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए, हमने तीनों पाइप ए बी और सी एक साथ खोले और पाइप सी को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। 4 घंटे बाद हमने पाइप सी जो खाली करने वाला पाइप है वाकू बंद कर दिया, ठीक है बच्चे। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तीनों पाइप चलाए थे ए बी सी, 4 घंटे बाद सी बंद कर दिया, ए और बी तो बंद नहीं करे, यानी कि ए और बी शुरू से आखिर तक टैंक भरते रहे, तो जितने टाइम पाइप ए और बी चालू रहे टैंक उतने समय में भरा जाएगा कि नहीं। और ए और बी कैसे, भरने वाले पाइप है ना बच्चे। चलो ध्यान सुनना, बहुत से बच्चे ऐसे सवाल देख के एलसीएम लेने लगते हैं, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है कि नहीं सचिन। आप बताओ, पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, हमने सारे पाइप खोले, 4 घंटे बाद सी बंद कर दिए, तो 4 घंटे में पाइप सी ने कितनी टंकी खाली करी होगी। पाइप सी पूरी टंकी करता है 20 घंटे में खाली, 1 घंटे में करेगा 1/20, तो 4 घंटे में कितना करेगा 4 यानी कि 1/5। तो पाइप सी ने टंकी का 1/5 हिस्सा खाली करा है बच्चों। तो पाइप ए और बी को कितनी टंकी भरनी होगी, देखिए हमें पूरी टंकी भरनी है, पूरी टंकी भरनी है 1, लेकिन पाइप सी ने जो 1/5 टंकी खाली कर दी, वो टंकी भी तो पाइप ए और बी को दोबारा मेहनत करके भरनी पड़ेगी कि नहीं। हमें पूरी टंकी भरनी है 1, लेकिन पाइप सी ने जितने टंकी का हिस्सा खाली कर दिया वो भी तो पाइप ए और बी को भरना पड़ेगा, यानी कि हमें टंकी का कितना हिस्सा भरना है 1 + 1/5 यानी कि 6/5। हमें टंकी का 6/5 हिस्सा भरना है, यही ना प्यारे बच्चों। बस ये पता लगाना है कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर 6/5 हिस्सा कितने समय में भरेंगे। भैया पाइप ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने घंटे में भरेंगे, x × y/x + y। दोनों पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी कितने घंटे में भरेंगे 10 × 15/10 + 15 यानी कि 25, इतने घंटे में भरेंगे। दोनों पाइप ए और बी टंकी का 6/5 कितने घंटे में भरेंगे, 6/5 से 25 × 6 = 150, आ गया 36/5, 36/5 यानी कि 7.2 आवर। पाइप ए और बी 7.2 आवर तक टंकी भरेंगे, डी ऑप्शन में भर जाएगी, है कि नहीं। कितना आसान सवाल है प्यारे बच्चों, ये बताइए। कई सारे सवाल मेरी गारंटी आपको पेपर में दिखेंगे यहां से। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, ई और एफ विकर्ण एसीबीडी के मध्य बिंदु है। ए बी 60 सेंटीमीटर, बी सी 65, डी सी 18, ए डी 10, ई एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर किसी चतुर्भुज में जैसे एबीसीडी चतुर्भुज है, ए बी और सी डी आमने सामने की भुजाएं समांतर यानी कि कैसा ये एक ट्रेपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज है ना। अगर किसी चतुर्भुज में इस तरीके से आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो कहलाता है प्यारे बच्चों समलंब चतुर्भुज, है ना। अब समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एसी और बीडी के मध्य बिंदु है ई और एफ, है ना, ई और एफ। आपको बतानी है ई एफ की लंबाई, यानी कि इस समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन की लंबाई बतानी है ना, डायगोनल के मिड पॉइंट की। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, कोई चित्र की जरूरत नहीं है ना प्यारे बच्चों। विकर्ण के मध्य बिंदु ई और एफ है, तो ई और एफ की लंबाई क्या होगी, जो पैरेलल लाइन है, जो समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं कौन सी, ए बी और सी डी। ए बी की लंबाई है 60 और डी सी की लंबाई है 18। इनके डिफरेंस का आधा होगी, इनको घटाओ और घटा के क्या कर दीजिए आधा। 60 - 18 42 का आधा 21, खत्म। इतना ही है प्यारे बच्चों, सीख लीजिए। a + b और a - b का मीन प्रोपोर्शनल x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पता है x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √ab। तो आप खुद बताओ a + b और a - b का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, √a + b ×
ए माइनस बी, ये आएगा ना, तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए प्यारे दोस्त, ये बताइए, भौतिक रसायन विज्ञान गणित में एक छात्र के भारित औसत अंक वेटेड एवरेज मार्क 68 है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो वेटेज है, जो भारांक है 3, 2, 5 के अनुपात में। अच्छा ध्यान सुनिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। फिजिक्स 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इनके वेट का रेशियो 3:2:5 है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे सिर्फ भारांक क्या है, वेटेज क्या है। मान लो जैसे आप 12वीं क्लास का पेपर देते हो, 70 नंबर की थ्योरी आती है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल आता है 100 में से, तो 70-30 का रेशियो क्या है, 7:3। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का वेटेज किस रेशियो में हुआ, 7:3। ये वही रेशियो है प्यारे बच्चों, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के भारांक यानी कि वेटेज का रेशियो 3:2:5 है। छात्र के भौतिकी में 60 नंबर आए, केमिस्ट्री में 70 नंबर आए, और गणित में अंक ज्ञात कीजिए, गणित में कितने नंबर आए, जबकि सवाल में बताया गया कि तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर, है ना, भौतिक रसायन विज्ञान गणित में तीनों सब्जेक्ट के वेटेड मार्क्स कितने, उसके 68, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ के मिलाकर, है ना। पहली लाइन में बोला है वेटेड एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर 68, मैथ के बताने। ये सवाल क्या हुआ भाई, रिवर्स डेविएशन हम सिखाते हैं ना प्यारे बच्चों। तो ये जो डेविएशन चीज में बच्चों को पढ़ाता हूं, इससे बहुत काम आसान हो जाता है बच्चे। भाई सभी सब्जेक्ट के वेटेज मार्क्स 68 है, तो गणित के भी 68 होने चाहिए, सभी सब्जेक्ट के 68 होने चाहिए, पर फिजिक्स के कितने, 60। 68 से 60 कितना कम है, 8 कम है ना, 3 का 8 कम है, 3 अट्ठे 24। भाई सभी सब्जेक्ट के 68 है, तो केमिस्ट्री के भी 68 होने चाहिए, पर ये कितने, 70। 68 से 70 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा हो गया, 2 दूनी 4, तो -24 और प्लस का 4 क्या हो गया, -20। -20, तो बैलेंस करने के लिए यहां करना पड़ेगा प्यारे बच्चों आपको प्लस का 20। जब एवरेज से कंपेयर करते हैं ना, तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए, 20 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कितना है मैथ का वेटेज, 5/5, तो कितना आ जाएगा, 4। तो 68 + 4 कितना आ गया, 72 आंसर। इससे बढ़िया तरीका नहीं है करने का मेरे भाई। बताइए, एक सेल के दौरान 50% वस्तुएं 37% लाभ पर बेची जाती हैं, शेष वस्तुओं में से 30% 26% लाभ पर बेची जाती हैं, बाकी वस्तुएं 24% हानि पर बेची जाती हैं। समग्र लाभ X% है, X का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत शानदार और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आ रहा है, बार बार फेवरेट है। देखो ध्यान सुनेगा, हम अलग अलग सामान अलग अलग लाभ हानि पे बेच रहे हैं, पूछा सारे सामान पे मिला के लाभ कितना हुआ, ठीक है बच्चों, और सब कुछ किसमें दे रखा है, परसेंटेज में। तो हमने मान लिया कि हमने 100 रुपए के सामान की बिक्री करी है, कितना, 100 रुपए। 100 क्यों माना, कि 100 में जो भी आंसर आएगा सीधा किसमें आएगा, परसेंटेज में। हमें निकालना है कि सभी सामान पे मिला के X% लाभ है, X की वैल्यू। मैंने मान लिया कि आपने 100 रुपए का सामान बेचा, तो 100 का 50% कितना होता है, 50। 100 का 50% होता है 50। 50 रुपए का सामान आपने बेचा 37% लाभ पर। 37% का मतलब 37/100.37। 50 रुपए का 37% इतना होगा, इतना लाभ हुआ। फिर शेष वस्तुओं का 30%, 100 में से 50 का बेच दिया, बचा कितना, 50। 50 का बचा, तो 50 का 30%, 50 का 30% कितना होता है, 15। 15 का सामान आपने बेचा 26% लाभ पर। 26% का मतलब 26/100 यानी कि 0.26, इतना लाभ हुआ प्यारे बच्चों। बचा सामान, बचा कितना, 50 का 30% 15 का बेच दिया, तो बचा 35 का, 35 का बचा ना। 35 का सामान आपने बेचा 24% लॉस पर। 24% का मतलब 24/100, 0.24 आपका लॉस हुआ, लॉस यानी कि माइनस। तो कुल मिला के आपको 100 रुपए के सामान पे इतना प्रॉफिट हुआ है। ये जो प्रॉफिट आएगा कैलकुलेशन में सीधा किस में आने वाला है, ये परसेंटेज में प्यारे बच्चों, ठीक है ना। वैसे कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, या फिर क्या लगा लीजिए, डिजिटल सम, है ना, डिजिटल सम लग जाएगा, है ना, डिजिटल सम निकाल लो यहां पे। भाई 7 3 10 यानी कि 1 और 50 का 5, 5 एकम 5, यही हो गया ना बच्चे। 1 5 6 और 6 2 8, 6 8 48, 48 मतलब कितना, 6 और 8, 6 8 48, 48 मतलब 12, 12 मतलब
3 डिजिटल सम। और ये कितना आएगा प्यारे बच्चों बताइए? 5 3 8 और 2 4, ये भी 8 6 48, 48 मतलब 4 8 12, 12 मतलब 3 डिजिटल सम। तो प्यारे बच्चों ये कट गया, तो जो भी आंसर है उसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए? जिन बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता वो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 इसका, 1 और 5 6 डिजिटल सम है, 14 का 5 डिजिटल सम है, 5 3 8 1 9 हो गया प्यारे बच्चों डिजिटल सम, 5 4 9 1 हो गया डिजिटल सम। तो कुल 14 ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 5 है। क्या आ गया आंसर? ये बेस्ट तरीका, कितना भी कैलकुलेटिव सवाल आ जाए आप तुरंत कर पाओगे। ठीक बच्चों बताइए, 3 संख्याएं 4 13 9 के रेशियो में है, उनका एलसीएम 6084 है प्यारे बच्चों, उनका एचसीएफ कितना है? देखिए 3 संख्याओं का आपको एलसीएम दिया है 6084, आपसे उनका एचसीएफ पूछा, ये ना सचिन? तो हमको संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। ध्यान सुनिएगा, सवाल में एलसीएम दिया है तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? संख्याओं का रेशियो 4 13 9 है, तो केवल आपको इस रेशियो का एलसीएम और लेना है। 4 13 9 का क्या आएगा? आपस में को प्राइम है, सीधी सीधी गुणा, 13 निम्मा 117, 117 चौका 468, तो 4 13 9 का एलसीएम आ जाएगा 468, और एचसीएफ तो आएगा ही आएगा 468H। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 6084। ये बहुत पॉपुलर सवाल है भाई, एक एक सवाल बहुत पॉपुलर है रेलवे का। बताइए कितनी बार जाएगा? 468 एकम 468 एक ही बार जाने वाला है, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है भाई। और 12 नहीं जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, ये 8 तिया 24, 4 मैच कर जाएगा, यानी कि कितनी बार जाएगा? 13 बार, 13 बार कट जाएगा, है ना? 8 तिया 24, 4 यूनिट डिजिट मैच कर जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया? 13। समझे? काटने की जरूरत नहीं है। हरीश ने 347 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे रेनू को 6% लॉस पर बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक और वस्तु खरीदी, उसे 65% लाभ पर बेच दिया। हरीश का ओवरऑल गेन परसेंटेज क्या है? परसेंटेज बताना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। एक बात ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल फर्जी सवाल है। हरीश ने एक वस्तु खरीदी और हरीश ने इसे रेनू को बेच दिया 6% के लॉस पे। हरीश ने रेनू को बेच दिया तो बेचने से हरीश को कुछ पैसे मिले होंगे कि नहीं? उस पैसे से हरीश एक और माल खरीद लाया, एक और वस्तु, और उस वस्तु को उसने दोबारा बेच दिया कितना? 65% के लाभ पर। हरीश का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? तो क्या सक्सेसिव नहीं है? क्या सक्सेसिव नहीं हो रहा मेरे भाई? तो हरीश को समग्र लाभ कितना हुआ? -6 और 65 का सक्सेसिव। ठीक है प्यारे बच्चों, और कैसे निकालेंगे? -6 + 65 और -6 गुणा 65 बटे 100%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो 65 में से 6 घटाएंगे 59, और ये 65 छिक्का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 510 बटे 100, 5.1। सही है ना? तो 59 में से 5.1 घटाएंगे, ठीक है, कितना आएगा? हाँ सॉरी 390 आएगा ना भाई, सॉरी 390 बटे 100, 3.9, 59 में से 3.9 घटाएंगे, यानी कि 4 घटाना है आपको, 55.1 है ना, 55.1%। ठीक है, तो हमेशा ऐसे सवाल में इसकी जरूरत नहीं। बच्चे 347 के चक्कर में उलझ जाते हैं, तो आपको बर्बाद करने के लिए दिया है, परसेंटेज में निकालना है सीधा। क्या ये? सक्सेसिव। अगला सवाल लीजिए। एक पुत्री और उसकी माता की एज का योग 76 वर्ष है। 4 साल बाद माता की एज उसकी पुत्री की एज की 3 गुनी होगी। मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? ये सवाल है। देखो 4 साल के बाद जो मदर की एज है वो डॉटर की एज की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि मदर डॉटर की एज का रेशियो कितना आएगा? 3:1। ये प्रेजेंट में नहीं है, ये प्रेजेंट से 4 साल बाद है। 4 साल बाद मदर डॉटर की एज का 3 गुना होगी, लेकिन सवाल में दिया है मदर डॉटर की एज का सम 76 ईयर्स है। ये दिया है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मदर और डॉटर की एज का योग 76 ईयर है। 4 साल बाद क्या होगा? आपको 4 साल बाद मदर डॉटर की एज का रेशियो दिया है 3:1, है ना? तो आप खुद बताओ, 4 साल बाद मदर की एज भी 4 साल बढ़ेगी, डॉटर की एज भी 4 साल बढ़ेगी, तो दोनों की एज टोटल कितनी बढ़ जाएगी? 8 साल। तो 4 साल बाद दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा? 84 साल। जबकि 4 साल बाद रेशियो कितना है? 3:1, तो टोटल कितना हो गया? 3 + 1, तो 4 की वैल्यू 84, 21 गुना,
अगर 21 गुना है तो मदर की एज भी 3 का 21 गुना आ जाएगी, यानी कि 63 साल। ये 63 साल मदर की एज है, लेकिन कब? 4 साल के बाद। तो प्रेजेंट में मदर की एज 63 से 4 कम रही होगी, यानी कि 59। है कि नहीं प्यारे बच्चों? बढ़िया सवाल है। आइए अगला, 3 7 11 डॉट 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 51 का अर्थमेटिक मीन, या हिंदी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन एवरेज, औसत, एक ही बात है, ठीक है ना। देखो डॉट डॉट दिए, एक सीरीज होगी, 3 + 4 7, 7 + 4 11, यानी कि +4 होता जा रहा है। क्या? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, है ना बच्चों। और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको अर्थमेटिक मीन या एवरेज निकालना है मेरे भाई, तो निकालना सबसे आसान है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दिए। क्या होता है एवरेज? फर्स्ट और लास्ट नंबर बटे 2, तो ये क्या आएगा? 54/2, यानी कि 27। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है, अन्य 3 कोण का माप ज्ञात कीजिए। ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल पैरेललोग्राम के एंगल्स पर बेस्ड आ रहे हैं। एक कोण 70 डिग्री है, बाकी 3 कोण क्या होंगे? 70, 110, 110 होंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं लंबाई में भी बराबर होती है। तो आपको समझना चाहिए प्यारे बच्चों कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, ठीक है ना। अगर ये कोण एल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा प्यारे बच्चों? एल्फा। और ये बात भी समझनी है कि समांतर चतुर्भुज में कोई भी जो दो लगातार एंगल है, दो लगातार एंगल क्या होंगे? हमेशा थीटा और एल्फा, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम, इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो अगर एक एंगल 70 है तो दूसरा क्या आएगा? 110, और दो बराबर होते हैं, 70 70, 110 110, है कि नहीं? ठीक है बच्चों। देखिए जिन बच्चों का फाउंडेशन ही वीक है, वो उनकी प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा है, उनको फायदा मिलेगा नहीं, है ना। बच्चा क्या कि रेलवे का फॉर्म भर देता है, पढ़ता वो है नहीं, फिर पेपर होता नहीं है, फिर वो गाली देता है सरकार को, रेलवे को। भाई जो बच्चे पढ़ रहे वो सिलेक्शन ले, क्या रेलवे ने एएलपी के 18,000 बच्चों को नौकरी नहीं दी? दे दी ना। टेक्नीशियन 6,000 नहीं हुए, जेई के 2500 बच्चों को नौकरी नहीं दी, एनटीपीसी के 18 बच्चों को नौकरी दे चुका है रेलवे। ये बच्चे लग चुके, मतलब 50,000 बच्चों को रेलवे थोड़ा थोड़ा करके जॉब दे चुका है, सैलरी आ रही उनकी, है बच्चों। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ हासिल ही नहीं होगा। केवल फॉर्म भर देना काफी नहीं, पढ़ना भी पड़ता है। ग्रुप डी के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए, आसान थोड़ना है पेपर, अर्थमेटिक एडवांस पूरा सिलेबस आना है। तो ऐसे बच्चे अपना फाउंडेशन सिलेक्शन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहां से तैयार कर सकते हैं। देखिए साइंस में ही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसमें रटना भी है, समझना भी है, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना। इतनी मेहनत गणित और रीजनिंग में नहीं है, इसलिए साइंस के 2 टीचर हैं मेरे भाई, और इतना खतरनाक कोलैबोरेशन है मेरे भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट क्लासेस हैं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 15। देख रहे हो, सवाल नहीं बवाल है सचिन। ये आया हुआ सवाल है, मैं अपने घर पे थोड़ा ना बना रहा हूं इन सवालों को। ए शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग स्कीम ऑन टॉयज ऑफ सेम मार्क प्राइस। भाई एक दुकानदार है, वहां के खिलौने की दुकान है, वहां के वो कस्टमर को 4 स्कीम देता है। स्कीम है ABCD, ठीक है। एक कस्टमर वॉन्ट्स टू बाई 10 टॉय, एक कस्टमर 10 खिलौने खरीदना चाहता है। विच ऑफ द एबव स्कीम इज लीस्ट बेनिफिशियल टू हर, कौन सी स्कीम में उसके लिए सबसे कम लाभदायक है। भाई कस्टमर हमारी तरह गरीब होता है, भूखा नंगा, ऊका चाहवा है कि सब माल सस्ता मिले, हर माल 2 रुपया का मिले, है कि नहीं। तो कस्टमर के लिए सबसे फायदे का सौदा क्या है? जब सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सबसे कम फायदे का सौदा, सबसे कम लाभप्रद कब होगा? जहां सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। यानी कि मिनिमम डिस्काउंट, न्यूनतम डिस्काउंट। जहां डिस्काउंट कम होगा वहां पैसा जेब से ज्यादा देना पड़ेगा, फायदा कम होगा, क्योंकि सब सामान का मार्क प्राइस क्या है? सेम है। तो हमें इन 4 स्कीम में केवल यह पता करना है कि कौन सा डिस्काउंट सबसे कम है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। पहला है सक्सेसिव डिस्काउंट है 21 और 8% का। दूसरा है सक्सेसिव डिस्काउंट 38, 42 और 30% का।
तीसरा है प्यारे बच्चों 17% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट 8 टॉयज, 20% डिस्काउंट ऑन ईच टॉय बाय देयर ओन। पहले 8 खिलौने पे 17% की छूट, उसके बाद हर खिलौने पे 20% की छूट। 7 टॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 10 टॉयज, 10 खिलौने खरीदने पर 7 खिलौने फ्री। देखो अगर मैं ए और बी देखता हूं तो 21 और 8 की छूट, यहां 38, 42 और 30% की छूट। जाहिर सी भी बात है तो ज्यादा ही आ गया ना, ए से ज्यादा तो बी दिख ही रहा है। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये निकालना सबसे आसान है। 10 खिलौने पर 7 खिलौने फ्री है प्यारे बच्चों, तो कितना डिस्काउंट है? टोटल आपने दिए 10 और 7 17 खिलौने, 17 खिलौने में से फ्री कितने? 7। तो परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो आ गया 17 चौका 68, 17 कम 17, यानी कि लगभग 41% डिस्काउंट है। कितना है? लगभग 41%। 21 और 8 का सक्सेस, 21% और 8% की लगातार छूट आएगी। 21 प्लस 8 29 से कम। x% और y% का नेट डिस्काउंट क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। तो 21 और 8 का सक्सेसिव डिस्काउंट 29 से कम आएगा। ये तो 41% है प्यारे बच्चों, यानी कि ये वाला नहीं होगा। या तो आपका आंसर ए है या सी है। 21 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा? 21 प्लस 8 29 माइनस 21 अट्ठे 168 बटे 100, यानी कि ये आएगा लगभग लगभग आपका कितना आ जाएगा? 27% के करीब। ठीक है ना। अब हमारा एक और रह गया डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये बताओ, पहले 8 खिलौने पे, पहले 8 टॉयज पे 17% की छूट, उसके बाद हर खिलौने पे 20% की छूट। अच्छा, कस्टमर 10 खिलौने खरीदना चाहता है, पहले 8 खिलौने पे 17%, तो बचे कितने? 2 खिलौने। बचे 2 खिलौनों पर 20% की छूट। कुल मिला के मुझे बताओ कि सभी 10 खिलौनों पर कितनी छूट है? ये सभी 10 खिलौनों पर कितनी छूट है प्यारे बच्चों? निकाल लेते हैं। ये 8 का 17% कितना आ गया? 136। 2 का 20% कितना आ गया सचिन? 40। 136 प्लस 40 कितना आ गया? 176%। कितने के समान पे? 8 प्लस 2 176 बटे 10 कितना आ गया? 17.6। आप बताओ, ये तो लगभग आ रहा है 27%, और ये रह गया कुल 17%, है कि नहीं प्यारे बच्चों? यानी कि ये वाला जो डिस्काउंट है क्या है? सबसे कम। हालांकि निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो 21 और 8 का सक्सेस तो 29 के करीब आएगा, 29 से कम। यहां 17% डिस्काउंट है, यहां कितना है? 20। तो ओवरऑल डिस्काउंट 17 और 20 के बीच में आएगा। क्या आएगा? 17 और 20 के बीच में। ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। 8 खिलौने पे 17%, बाकी पे 20%, तो ओवरऑल जो आएगा 17 और 20 के बीच में कहीं आएगा ना। तो सबसे कम डिस्काउंट कौन सा रहेगा? सी। ठीक है ना मेरे भाई। इस तरह के जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, सबका आंसर सी है। सबका आंसर आ गया है तो सी लगा देना। ठीक है ना मेरे भाई। आइए, एक वस्तु को 21% के लाभ पर बेचा जाता है ना। एक वस्तु को 21% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की जाए, विक्रय मूल्य में 69 रुपए की कमी की जाए, तो प्रॉफिट 13.6% होगा। वस्तु का, आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है। अगर आपको इसका करने का सही तरीका नहीं पता तो आप सड़क पर रोने लगोगे, है कि नहीं प्यारे बच्चों। एक वस्तु को 21% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 21% अधिक है। कॉस्ट प्राइस को 50 रुपए बढ़ाया, सेलिंग प्राइस को 69 रुपए कम किया। तो जहां पहले प्रॉफिट 21% हो रहा था, अब उसी वस्तु पे प्रॉफिट है 13.6% का। ठीक है ना। पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल क्रय मूल्य। देखो ये सवाल आएगा, बार बार आएगा, डेटा ही केवल बदल के आएगा। ऐसे सवाल को करने का मेरे पास एक सिंगल स्टेप का सॉल्यूशन है, गजब की ट्रिक है, सुनना। शब्दों पे ध्यान दोगे तो समझ भी पाओगे। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस, सब बच्चे जानते हैं। एक वस्तु को पहले 21% लाभ पर बेच रहे थे, अब उसी वस्तु पे लाभ हो रहा है कितना? 13.6%। यानी कि वस्तु पे लाभ कितना कम हो गया? 21 से 13.6 कितना कम है? 21 से 13.6 कम है 7.4%। तो वस्तु का प्रॉफिट 7.4% कम हो गया। हो गया कि नहीं? क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने वस्तु का सेलिंग प्राइस 69 रुपए कम कर दिया।
भाई जितनी वस्तु की बिक्री मूल्य कम कर दोगे, ग्राहक से उतना पैसा कम लोगे, सेलिंग प्रॉफिट भी कम होगा। सेलिंग प्राइस आपने 16 रुपए कम कर दिया, आपने कॉस्ट प्राइस 50 रुपए बढ़ा दिया। मान लो ये पेन है, इसकी लागत मुझे 50 रुपए बढ़ जाए तो मेरे जेब से 50 रुपए फालतू जाएंगे, मेरा प्रॉफिट भी 50 रुपए क्या हो जाएगा, कम। यानी कि प्यारे बच्चों प्लस का 50, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छा, जब आपने कॉस्ट प्राइस बढ़ाया है तो इस जो ना आपने कॉस्ट प्राइस 50 रुपए बढ़ाया उस पर भी तो आपका प्रॉफिट 13.6% हो रहा है। तो यही लॉजिक है कि आपको 50 का 13.6% कितना होता है प्यारे बच्चों, 50 का 13.6%, या फिर मैं कहूं 13.6 का 50%, आधा 13.6 का आधा कितना आएगा, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 6.8 कितना आएगा, 6.8। ये बराबर होना चाहिए, बात खत्म, डायरेक्ट आंसर है ना। इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है इस सवाल को करने का, भटक लीजिए आप। तो ये आ गया 7.4% की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना आ गया, 69 प्लस 50 119, 119 हो गया ना, नहीं हाँ 119 और 6 125.8, 125.8, ठीक है प्यारे भाई। टीचर कराते नहीं है ऐसे सवालों को, है ना, इग्नोर कर देते हैं, हल्का हल्का कराते हैं। मैं बिल्कुल हर टाइप का सवाल लेता हूं और बैलेंस आपको करवाता हूं प्यारे बच्चों जी। दशमलव कट ही जाएगा, कट गया ना, 74 से कट रही चाहिए मेरे भाई, है ना, ठीक आंसर है। तो 74 एकम 74, बचेगा कितना, 26 और 25 51, 518, यानी कितनी बार जाएगा फिर, 7 बार पूरा कट रहा है, 490 और 28 है कि नहीं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 17। आपसे वस्तु का ओरिजिनल क्रिय मूल्य 100% की वैल्यू पूछे, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा आंसर, 1700 रुपए। ऑप्शन नंबर, समझे ना मेरे भाई। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। इफ द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 36, दो विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग, दो अलग अलग अभाज्य संख्या है, क्रमागत है, क्रमागत मतलब लगातार, जैसे कि 7 के आगे कौन सी अभाज्य संख्या है कि 11 लगातार है। तो ऐसी दो लगातार अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग 36 है, उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो पहले अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेंगी ना भाई, दो अभाज्य संख्याएं हैं लगातार है, उनको जोड़ के 36 आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। 36 एक इवन नंबर है, यानी कि दो विषम है ना, दो ऑड प्राइम नंबर को जोड़ के इवन आएगा, जोड़ के 36 आना चाहिए। बताइए 36 का आधा क्या होता है, 18। 36 का आधा क्या होता है, 18। तो 18 के करीब होनी चाहिए दोनों, तो 18 के आजू में 17 और बाजू में खत्म। देखो 36 का आधा होता है 18, 18 प्लस 18 36, लेकिन 18 इवन है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 18 से पहले 17 प्राइम नंबर है, 18 के बाद 19, देखो लगातार है कि नहीं। 17 प्लस 19 36, और 17 और 19 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। बेस्ट आया वो सवाल है। तो दो अभाज्य संख्याओं गुणनफल क्या आएगा, 17 गुणा 19, 17 गुणा 19 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 323। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सोचा जाता है, सॉल्व नहीं करते। एक ट्रेपेजियम के बेस की लंबाई 8 और 12 है, ऊंचाई 5 है, उसका क्षेत्रफल क्या है। बहुत अच्छा सवाल प्यारे बच्चों। देखिए एक समलंब चतुर्भुज ये होता है जिसमें ये भुजाएं समांतर होती हैं। आधार की लंबाई यानी कि 8 और 12, एक समांतर भुजाओं की लंबाई बोला है प्यारे बच्चों एक तरीके से। और हाइट, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को कहते हैं हाइट, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है समांतर चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 8 + 12 और उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई, ये आ गया है ना। तो 20 पंजे 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए, किसी वस्तु की कीमत में 9% और 13% की क्रमिक वृद्धि की जाती है, वस्तु की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। कौन सा ऐसा पेपर है रेलवे का जिसमें सवाल ना आता हो। एक वस्तु की कीमत पहले 9% बढ़ाएगी, फिर 13% बढ़ाएगी, तो वस्तु कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 9 और 13 का सक्सेसिव, 9 + 13 + 9 गुणा 13/100, 9 + 13 + 9 गुणा 13/100 परसेंटेज। यहां फॉर्मूला ही बेस्ट है, 9 + 13 22,
13 निम्मा 117/100 1.17, तो 22 और एक 23.17% आएगा। ऑप्शन नंबर है ए जी। सवाल नंबर 20, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझे? रेलवे कुछ पूछे ना पूछे सवाल जरूर पूछेगा। अगर रेलवे ग्रुप डी का पेपर मान लो 50 शिफ्ट में होता है तो कम से भी कम 40 शिफ्ट में सेम सवाल आना है, बस ये डेटा बदल दिया जाएगा, है कि नहीं सचिन? कितनी बार कर चुके हैं हम, ये हजारों बार करवा चुके हैं सवाल। ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीनों में 55, 35 और 45% की कमी होती है। पहले 3 महीने ईंधन की कीमत लगातार कम हो रही है, लेकिन चौथे महीने ईंधन की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, 40% बढ़ता है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी कितनी है? व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन द 4th मंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस? यानी कि इन 4 महीनों में फ्यूल के प्राइस में कितने परसेंट की कमी हुई, नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना है? तो प्यारे बच्चों आंसर देखिए काफी करीब है, 100 मान के भी कर सकते हैं, फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, 4 बार चेंज कर रहे हैं, तो बेस्ट क्या है ऐसे सवाल के लिए? रेशियो मेथड, रेशियो में बदल लीजिए। जैसे पहले महीने ईंधन का प्राइस 55% कम हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 11/20, 5% 1/20, 55% 11/20, तो 20 से 11 कम हो गया, कितना रह गया? 20 से घट के 9। फिर अगले महीने 35% कम हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 7/20, है ना? 20 से 7 कम हुआ तो 20 से घट के रह गया 13। फिर 45% कम हुआ, 45% यानी कि 9/20, 9/20 कम हुआ, 20 से 9 कम होकर रह जाएगा 11। लगातार कम हो रहा है यानी कि गुणा, सक्सेसिव मतलब गुणा। चौथे महीने 40% बढ़ी, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि फ्यूल का प्राइस 5 से 2 बढ़ के हो गया 7। कटेगा नहीं, 20 गुणा 20 गुणा 20, 8,000, 8,000 पंजे कितना हो गया? 40,000, 40,000 आ गया ना प्यारे बच्चों। ऊपर क्या आएगा? गुणा करना है, देखो ये आसान हो गया, 7 गुणा 11 गुणा 13 तो हमें आता ही है, 7 गुणा 11 गुणा 13 तो बहुत फेमस नंबर है, 1001। 7 गुणा 11 गुणा 13 1001, 1000 की 9 में गुणा यानी कि 9,009। ये डायरेक्ट हो गया ना प्यारे बच्चों। तो ये नंबर की नॉलेज काम आती है कैलकुलेशन में। यानी कि अगर ईंधन का प्राइस शुरुआत में 40,000 था तो 4 महीने बाद घट के कितना रह गया? 9,000, 9,009 रह गया। हमें तो अप्रोक्स में बताना है ना। देखो 40,000 से घट के 9,009 रह गया, 9,009 को आप अप्रोक्स नहीं लिख सकते 9,000, क्या फर्क पड़ता है? 9,000 के सामने 9 रुपया की कोई औकात है? 9,000 लिख सकते हैं। यानी कि फ्यूल का प्राइस 3 जीरो घटा लेते हैं, 40 से घट के कितना रह गया? 9। फ्यूल का प्राइस 40 से घट के 9 रह गया, यानी कि 9/40 गुना हो गया। 9/40 का मतलब क्या होता है? 1/40 2.5%, 9/40 हो गया 22.5%, यानी कि फ्यूल का प्राइस 4 महीने बाद ओरिजिनल का 22.5% रह गया, है ना? 40 था पहले, तो अब घट के रह गया 9, तो 9/40 है 22.5%। फ्यूल का प्राइस अगर घट के 22.5% रह गया, 100% था इनिशियल, 22.5% ही रह गया, तो कमी कितनी हुई? लगभग लगभग 77.5%, 77.5% के करीब कौन सा है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो ये तरीका हुआ इसका करने का गजब का। आइए, रिया कबीर सना मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। रिया 8 महीने के लिए 13,500, कबीर 6 महीने के लिए 21,000, सना 12 महीने के लिए 18 का इन्वेस्ट करती है। साल के अंत में उन्हें कुल 12,600 का प्रॉफिट हो। एक साल में टोटल प्रॉफिट हो 12,600। कबीर का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? देखो प्रॉफिट जो है प्यारे बच्चों वो बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में, यही बात है, सही है ना? अब 3 लोग हैं, रिया, कबीर और सना, तीनों ने अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया अलग अलग टाइम के लिए। तो आप इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो गुणा, ये 13,500 रुपए, ये 21,000 रुपए और ये 18,000 रुपए। क्या हुआ प्यारे बच्चों? 2 जीरो तो कट ही जाएगा ना, सभी से 2 जीरो कट जाएगा। और भी कट रहा आगे किसी से? 5 से और 15 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 15 से। 15 से कट रहा है ना, 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 निम्मा 135, 15 से 210 चला जाएगा 14,
और 15 से प्यारे बच्चों 180 चला जाएगा 12। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। टाइम की बात करते हैं। रिया ने पैसे इन्वेस्ट करा 8 महीने के लिए, 8 से गुणा। कबीर ने इन्वेस्ट करा 6 महीने के लिए, 6 से गुणा। सना ने इन्वेस्ट करा 12 महीने के लिए, 12 से गुणा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो गुणा कर दी। ये क्या आ गया? रिया, कबीर और सना के प्रॉफिट का रेशियो आ गया है कि नहीं सचिन? ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये किससे जाएगा जी? 6 दूनी 12, 12 से चला जाएगा मेरे भाई। ये फिर 12 से कट रहा है, 9 8 72, 12 छिंग 72, 14 छिंग 84, 12 से कटेगा 7 बार, 12 गुणा 12 जाएगा 12 से 12 बार। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। कबीर का शेयर कितना होगा? कबीर का शेयर होगा 7 यूनिट, 7 का मल्टीपल आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 6 7 13 12 25। ये कबीर का शेयर आ गया 7/25। कितने रुपए का कुल लाभ है? 12,600 का। तो 12,600 का 7/25 आएगा। 25 से 100 आपका 4 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 126 चौका। तो एंड में 0 नहीं आने वाला, एंड में 5 नहीं आने वाला। क्या आएगा एंड में? 4 6 24, 4 4 7 28, 8, एंड में 8 आएगा। तो आंसर क्या है? 3528। और 7 का मल्टीपल भी है ये। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ऐसे करना। आइए, 7 अंकों की संख्या 24 से विभाज्य है, a प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बताइए, अगर ये संख्या 24 से डिविजिबल है तो a प्लस बी की, ये a है और ये b है, 2 डिजिट अज्ञात है, इनका न्यूनतम मान बताना है। भाई अगर ये संख्या 24 से कट रही है, 24 मतलब 8 3 24, तो संख्या 8 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 3 पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम भी 3 से कटना चाहिए। तो आप इस संख्या का डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग निकालिए प्यारे बच्चों। क्या आएगा डिजिटल सम? 2 + 7 9 और 3 + 6 9, हट गया, क्या बचा? 7। ये आया 7 + a + b, ये डिजिटल सम आया। अब ये संख्या अगर 3 से कट रही है प्यारे बच्चों, तो डिजिटल सम भी 3 से कटना चाहिए। और प्यारे बच्चों a + b का न्यूनतम मान लेना है। a + b की जगह क्या रखें कि ये डिजिटल सम 3 से कट जाए? न्यूनतम क्या रखें? 0 नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे, 2। अगर मैं a + b की जगह 2 रखता हूं तो 7 2 9, 9 कट जाएगा प्यारे बच्चों 3 से। तो a + b का न्यूनतम मान क्या है? समझे ना? तो सवाल नंबर है 23। एक बेलनाकार टैंक है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, उसका व्यास 12 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है। टैंक के दोनों सिरे बंद हैं, है ना? टैंक ऐसा है कि ऊपर और नीचे से बिल्कुल ऐसे बंद है। ठीक है ना बच्चों? तो इसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो मैं आपको, वैसे मुझे याद है पर मैं आपको बता देता हूं, किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h और उसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। तो जब आप इसका रेशियो लेते हैं तो 2πr हमेशा कट जाता है, ये रेशियो हमेशा बराबर आता है h/h + r के। क्या आता है? h/h + r। अब यहां पे सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, व्यास 12, व्यास 12 तो रेडियस कितनी आएगी? 6। h है 10 और h + r कितना है? h + r 10 + 6 16, 10/16 आ गया 5/8। 5/8 कौन सा ऑप्शन है ना? ए। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 24। दो पॉजिटिव संख्याओं का योगफल 67 है, उनका गुणनफल 1012 है, उनके बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है ना? इस तरह के सवाल बहुत सारे अभी एनटीपीसी के पेपर हुए हैं, उनमें आए हैं। तो ग्रुप डी में छपने के सेम टू सेम बहुत चांसेस हैं। दो रास्ते कि या तो संख्या ही खोज लो, लेकिन जरूरी नहीं कि संख्या पूर्णांक ही आए, है ना? या कॉन्सेप्ट लगाओ प्यारे बच्चों। मैं वो तरीका बताता हूं जो हर सवाल में लगेगा। मान लो जैसे दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है, ठीक है ना? ए और बी, ए बड़ा मान लेते हैं बी से, तो इनका योगफल 67 है, यानी कि a + b = 67। दे दिया ना? संख्या गुणनफल यानी कि a × b = 1012। और सवाल में आपसे क्या पूछा है? संख्याओं का अंतर। आपसे a - b पूछा है ना प्यारे बच्चों?
बताइए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे a प्लस बी और a गुणा b की हेल्प से डायरेक्ट a माइनस बी आ जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है? बताइए बच्चों। है, बिल्कुल है मेरे भाई। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा का। a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी के पदों में, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये a माइनस बी का स्क्वायर है, तो यहां से a माइनस बी क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका अंडर रूट। a माइनस बी कितना आएगा? इसका अंडर रूट। पॉजिटिव अंडर रूट लेना है ना, पॉजिटिव अंतर पूछा है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 60। 67 का स्क्वायर क्या आएगा? मेरे को याद नहीं है। 50 से 17 ज्यादा यानी कि 289। 67 में 17 जोड़ूंगा तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 84, है ना? आधा 42, यही है ना? दो इधर 4489 क्या है इसका नोट? स्क्वायर 448 स्क्वायर निकालने की ट्रिक है ना वैदिक मैथमेटिक्स में। 4ab, ab कितना है? 1012। 1012 का 4 गुना आएगा जी 4048। तो 448 में से 4048 घटाएंगे तो कितना आएगा? 441, ये तो 441 हो गया। और 441 का नोट 21। क्या आंसर है? समझे ना? ए ऑप्शन। आखिरी सवाल बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 25। कौन करेगा और कैसे करेगा प्यारे बच्चों बताइए। किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 34.8 अधिक है, मोड मीन से 34.8 ज्यादा है, देन द मोड एक्सीड द मीडियन बाई। तो बताइए मोड बहुलक जो है उसकी मीडियन यानी कि माध्यिका से कितना अधिक होगा। और आंसर निकालने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करो, कर सकते हो आप। लेकिन ये कोई वो नॉर्मल सवाल नहीं है जो पेपर में एक बार आता हो, या जिसको पेपर में आपको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप लिखने पड़े। 3 स्टेप का सवाल है ये वो क्वेश्चन नहीं है। ये वो है कि आपको पढ़ते ही आपके दिमाग में सॉल्यूशन रौंद जाना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बार बार आता है। ध्यान सुनिएगा, सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि एक डेटा का जो मोड है वो उसके मीन मतलब माध्य है, मीन से 34.8 अधिक है, यानी कि मोड माइनस मीन है 34.8। तो पूछा इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। पूछा बताइए उस डाटा का मोड उसकी मीडियन से कितना अधिक होगा, मोड मीडियन से कितना एक्सीड करेगा। यानी कि आपसे पूछा है मोड माइनस मीडियन। देखना दोनों में मोड ही है, दोनों तरफ क्या है? मोड। मोड माइनस मीन दिया है और मोड माइनस मीडियन पूछा है। कैसे ध्यान रखोगे कि हम मोड में से ही घटा रहे हैं, ठीक है ना? मोड माइनस मीन कितना दिया है? 34.8। और आपसे पूछा मोड माइनस मीडियन। डायरेक्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट ट्रिक है इसकी 2/3 से गुणा। क्या 2/3 से 2/3 करना होता है। 2/3 करूंगा तो कितना आएगा? 3 से 11.6 और 11.6 का दुगुना कितना आएगा? 23.2। तो 23.2। 23.2 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है ना? ये बेस्ट ट्रिक है मेरे प्यारे भी, इसको अपने दिमाग में उतार लीजिए, बहुत काम आएगा आपका। ठीक है ना? ये जरूर आपको सवाल दिखेगा स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है? और इसी के साथ ये पहला टेस्ट समाप्त होता है। सवाल सॉल्यूशन कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, एक चीज हम आपको जरूर बता देते हैं कि ये रेलवे की किताब है हमारी मैथ संपूर्ण मंथन। इसमें प्रीवियस ईयर के 3600 क्वेश्चन है हर एग्जाम के। अगर कोई बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कंटेंट ढूंढ रहा है तो या तो टेस्ट लगाओ। अब टेस्ट रेलवे का बालक लगाता नहीं, मैंने देख लिया, चाहे कितना भी कर दो उनके लिए। किताब से प्रैक्टिस करना है तो यही बुक बेस्ट है, क्योंकि इसमें हर टाइप का सवाल मिल जाएगा आपको हर एग्जाम का, चैप्टर वाइज और विद सॉल्यूशन। क्यों भाई? यहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है ना हर सवाल के साथ, स्कैन करो और मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है बच्चे? इसी तरीके से डेली मैं आपको क्वालिटी का टेस्ट करवाऊंगा मेरे भाई, और सीधे आपको सवाल दिखेंगे। लेकिन उसके लिए आप सपोर्ट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, हमें अप्रिशिएट करो मेरे भाई, हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ। डेली टेस्ट कराएंगे क्योंकि ये मैं खुद ही बनाता हूं, कोई लड़का इतने बढ़िया सवाल कंपाइल नहीं कर सकता। धन्यवाद, बाय।